स्क्रीन इज क्लियर? जी। ओके जी, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स आर डिफिकल्ट। लिक्विड में सॉलिड से इजी है एंड गैसेस में लिक्विड से इजी है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? हमें पता है दैट इन सॉलिड्स आर they are regular arrangement, they have regular arrangement अब रेगुलर अरेंजमेंट लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की एक ही वजह है दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट अबाउट लिक्विड? इररेगुलर अरेंजमेंट है। वजह क्या है? थोड़ी सी वीक फोर्सेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये ऑब्वियसली जब फोर्स है तो इनके बीच बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, weak forces between molecules, always remember this। और गैसेस की अरेंजमेंट क्या होती है? रैंडम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दूर क्यों होते हैं? बेसिकली वेरी वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जब फोर्सेस ज्यादा हैं, हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, इनके बीच में जो एक्सपेंशन है, the distance between the molecules will increases gradually in gases। फिर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी लिक्विड्स में एंड बहुत कम डिस्टेंस बढ़ता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर हीटेड। दिस इज द बेसिक फिनोमेना ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा जी, अभी हम इसके पास पर बात कर लेंगे। मैं आपसे एक दो सवाल कराऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि थर्मल एक्सपेंशन के सवाल किस तरीके से आते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट देना आपको बहुत जरूरी है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। किसी भी आइदर इट्स सॉलिड्स, आइदर इट्स गैसेस, आइदर इट्स लिक्विड, किसी भी चीज के किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूंगा, उनमें दे हैव इंटरनल एनर्जी एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज कंप्राइजेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स किस पे करती है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर और टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो हमें पता है कि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। For example, let's suppose I am drawing solid के particles like this. They have regular arrangement. और यहाँ मैं लिक्विड के बना देता हूँ, लिक्विड के कुछ इस तरीके से पार्टिकल। मैं ये कह सकता हूँ, I can say that यहाँ पे जो डिस्टेंस है, the distance between these two particles are greater than solids। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। यहां मास सेम रहेगा पार्टिकल्स का, यहां ग्रेविटी सेम रहेगी। द ओनली थिंग चेंजेस इज h की वैल्यू। h बढ़ेगा
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहां पे मैं ये कह सकता हूं इन लिक्विड्स पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉलिड्स। वजह क्या है? वजह सिंपल ये है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फिर बात करता हूं इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स विल मूव फास्टर। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मींस द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट। आई होप इट्स क्लियर। Now we are going to see what is specific heat capacity. By definition, you can easily understand what is specific heat capacity. The definition of specific heat capacity is the amount of energy required to raise the temperature of particle by 1 degree. Always remember this, by 1 degree. Is that clear? Specific heat capacity क्या है? Specific heat capacity is basically the amount of energy required to raise the temperature of a particle by 1 degree Celsius. यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होगी हम यूनिट मास की बात करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a unit mass of particle by 1 degree Celsius. इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट mc delta t, where E is energy required। m से क्या आएगा भाई? ऑब्वियसली हमने बात कर ली मास की, इट कुड बी इन ग्राम्स, इट कुड बी इन केजी, बट क्या होगा? यूनिट मास की बात होगी, ठीक है। इट कुड बी इन ग्राम्स और केजी। सी क्या है? सी हमें पता है, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड ये डेल्टा टी क्या है? दिस डेल्टा टी इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। पास्ट पेपर्स में इसके फॉर्मूला एप्लीकेशन बहुत इजी है। आपको पूरा पूरा डेटा गिवन होता है, आपको मास गिवन होता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है, ठीक है। हमेशा एक चीज नोट करिएगा कि जब भी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाएगी, जब भी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाएगी, उसके जो यूनिट होगा, उसके यूनिट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। जूल्स मतलब एनर्जी, इसके ऊपर आएगा हमारे पास इट कुड बी केजी और डिग्री। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि इट कुड बी, ये शो क्या कर रहा है? इट शोइंग दैट यूनिट मास, 1 यूनिट मास, आइदर इट कुड बी ग्राम्स और केजी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, बट इट शुड बी पर यूनिट, ठीक है। अगर इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग इज गिवन टू यू और उसमें जो यूनिट दिया हुआ है, यूनिट हमेशा आपको मेंशन हुआ होगा ऑलरेडी, अगर वो केजी में है, दैट मीन्स जो यहाँ पे जो आप मास यूज करोगे उसको भी आप केजी में रखोगे। अगर वो ग्राम्स में है तो ऑब्वियसली आप जो मास यहाँ रखोगे वो ग्राम्स में होगा। इज दैट क्लियर?
अब हम दो ग्राफ की बात करते हैं। उन दो ग्राफ्स में हो क्या रहा होता है उस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज अ कभी भी कोई चीज आइदर इट्स हीटिंग और इट्स कूलिंग डाउन, उनके दो कर्व बनते हैं। दैट इज, इसको हम कहेंगे हीटिंग कर्व है ये, एंड अनदर वन इज कूलिंग कर्व, जिसको मैं उल्टा बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, रेड से जो दिख रहा होगा आपको, दिस इज कूलिंग कर्व। एक में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ये कांस्टेंट लाइन क्या शो कर रही है। This constant line, these constant line showing the change of state, change of state। अब change of state किस में होगा? Obviously पहले एक चीज जो होती है वो solid होती है, solid से liquid में होती है। So I can say कि यहाँ पे at this particular point जहाँ पे constant line है, at this particular point the object is या substance is melting। ये हमेशा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक टेम्परेचर का कर्व है, बेसिकली जो वाई एक्सिस होता है टेम्परेचर में होता है। सो वी कैन से ये जो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ नॉट 100, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? इट इज द टेम्परेचर, इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। इफ आई एम ड्रॉइंग अ हीटिंग कर्व ऑफ अ वाटर, मुझे पता है कि जो इसकी कांस्टेंट लाइन होनी चाहिए ये मेल्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए, एंड मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे अ सब्सटेंस इज changes its states। ठीक है, and that state is from solid to liquid। यहाँ में मैंने melting लिख दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए that melting means solid to liquid। और दूसरी जगह एक पार्ट ये है हमारे पास, दूसरा पार्ट ये है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगी, यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगी, और यहाँ पे जो स्टेट चेंज होगी उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रही है। ऑब्वियसली जब कूलिंग कर्व की बात करेंगे, कूलिंग कर्व का मतलब ये है कि मैं किसी चीज को ठंडा कर रहा हूं, आई एम कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस चलेगा। तो उसमें हम क्या बात करेंगे? द सब्सटेंस इज कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जब गैस किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। स्टिल ये कौन सा पॉइंट कहलाया जाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट ही कहलाया जाएगा। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एट व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट टेल्स दैट हियर द स्टेट इज चेंजिंग। अब स्टेट किस में चेंज हो रही है? एग्जामिनर विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, इसके जब हम पार्टिसिपल्स करेंगे यू विल गेट मच क्लियर। अब बात कर लेते हैं ये टेम्परेचर कांस्टेंट। मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, from this particular point to this particular point, the temperature remains the constant। इसको हम T1 नाम दे देते हैं, इसको हम T2 नाम दे देते हैं। From T1 to T2, the temperature remain constant। टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, so we can say the kinetic energy of particles is constant।
व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ मैं आपको रिलेट क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी वाली जो हमने बात करी थी। इंटरनल एनर्जी हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दी कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम T1 टू T2 क्या हो रहा है? द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यानी मैं एक चीज को गर्म कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज को, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक, मैं इसको हीट कर रहा हूं, ये मेरे पास एक बोल है, इसको, इसमें मैंने पानी रखा हुआ है और इसको मैं हीट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको हीट देना बंद कर दिया। हीट इज स्टिल प्रोवाइडेड टू द वाटर, बट टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं थर्मामीटर भी शो कर दूं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक थर्मामीटर लगा हुआ है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो रहा है बेसिकली, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दैट एनर्जी, दैट थर्मल एनर्जी, द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कन्वर्जन का वर्ड इस्तेमाल करूं या मैं बात करूं टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, to overcome the force of attraction। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थर्मल फिजिक्स चैप्टर, कि क्या हो रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो रही है, लेकिन मैं हीट दे रहा हूं बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों? कि जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही है किसमें, वो यूज किसमें हो रही है, वो बेसिकली यूज हो रही है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट्स सपोज मैंने आइस क्यूब रखा था उस बोल में जो मैंने नीचे बनाया था। उस बोल में मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट थी वो कुछ यूं थी। ठीक है, मैं टेम्परेचर हीट कर रहा हूं बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। वो बेसिकली क्यों नहीं हो रहा? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, ताकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें पता है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो obviously their potential energy increases। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन की। बॉइलिंग और इवेपोरेशन की। बॉइलिंग, ऑलवेज रिमेंबर, हमसे बहुत पूछा जाएगा कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। ऑलवेज रिमेंबर, बॉइलिंग जो होती है वो बेसिकली इट अकर्स एट अ particular temperature। Let's suppose I'm saying the boiling point of any substance is 1000। आयरन ले लेते हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का इतना होगा नहीं, लेकिन हम इसको कह देते हैं द मेल्टिंग पॉइंट इज 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बॉइलिंग कब होगी ऑफ आयरन? एट 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 5000 डिग्री सेल्सियस। उससे पहले क्या होगा? उससे पहले जो भी चीज हो रही होगी वो इवेपोरेशन हो रही होगी। यानी हम ये कह सकते हैं इवेपोरेशन, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन में हो क्या रहा होता है, अब इस चीज को देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर
पानी है। इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर पानी है। इवेपोरेशन होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इवेपोरेशन अकर्स एट सरफेस। इवेपोरेशन जो होगी वो हमेशा ऊपर ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, ऑब्वियसली पानी के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो इवेपोरेट होंगे पहले वो कौन से होंगे? जो सरफेस पे होंगे, जो सरफेस पे होंगे। इवेपोरेशन होता क्यों है? द मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑन सरफेस ऑफ वाटर गेन्स द एनर्जी। एनर्जी जैसी गेन करेंगे दे escape द लिक्विड। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखवा भी देता हूं। हो क्या रहा होता है बेसिकली, द मोर एनर्जेटिक molecules of water, वाटर इसलिए इस्तेमाल करो, इट कुड बी एनी लिक्विड। ठीक है, अगर बॉइलिंग हो रही, इवेपोरेशन इवेपोरेशन किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन हम वाटर में समझा रहा हूं ताकि यू कैन रिलेट इट। द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्लैश लिक्विड करके लिख देता हूं इसको। लिक्विड में बेसिकली क्या हो रहा होता है? ओके, द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड escape from surface अब ओवरऑल हो क्या रहा होता है, क्योंकि मैंने क्या कह दिया कि ये पार्टिकल्स जो थे ये थोड़े से ज्यादा एनर्जेटिक थे, दे विल ऑल escape। जब ये escape कर जाएंगे, जो ओवरऑल एनर्जी होती है, जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होती है, दी ओवरऑल काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, इट डिक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, द टेम्परेचर इट कूल्स डाउन। बहुत जरूरी है ये बात समझना कि हो क्या रहा है। बेसिकली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं, पीछे जो रह रहे हैं दे आर लेस एनर्जेटिक, they are less energetic, they have less kinetic energy, so overall energy of that liquid decreases। जब एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस जो उसके पास टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट the evaporation the evaporation causes cooling effect। अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑब्वियसली कहीं का ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में सबसे पहली चीज हम बात करते हैं टेम्परेचर की। more particles in the liquid are moving fast and escape from surface। सेकंड थिंग, मैं लिखवा नहीं रहा, हम जल्दी से बस फास्ट पेपर पे जाते हैं, इसको मैं बाइंड अप कर दूं। दूसरी चीज सरफेस एरिया।
ऑब्वियसली जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, सरफेस एरिया मेरे पास एक बोल यूं है और एक बोल मैं कह देता हूँ यूं है। ऑब्वियसली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे जो सरफेस पे होंगे एज कंपेयर टू दिस। जब मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होंगे, ज्यादा इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी, तो एरिया ज्यादा, मैं कह सकता हूँ इवेपोरेशन का रेट ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया। और तीसरा जो मैं आपको लिखवा दूं वो होता है बेसिकली विंड, वेदर, वेदर लिख दूं, विंड और ड्रॉट। ये तीन चीजें जो होती हैं, ये तीन चीजें दे अफेक्ट इवेपोरेशन। किस तरीके से अफेक्ट करती है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब हम आ जाते हैं चंद सवालों पे। यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। नहीं, कोई सवाल नहीं। ओके, चले जी। ये एक सवाल है। इस सवाल में ओवरऑल जितना भी कॉन्सेप्ट है थर्मल का, एक्सेप्ट कंडक्शन वगैरह वाली चीजें, कंडक्शन रेडिएशन, जो कि वो भी फर्दर बहुत इजी है, लेकिन उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपने याद कर लेना है कि वो बेसिकली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन किस तरीके से होती है ऑफ। ओके, आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये थोड़ा प्रेशर से भी रिलेटेड है। आई होप प्रेशर जो मैंने आपको पढ़ाया था इट्स क्लियर टू यू। हम आप वहीं पे वही चीज कैरी करते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, मोस्ट इजीएस्ट, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रेशर फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज मेंट बाय फॉर प्रेशर, आपको अगर उसका फॉर्मूला पता है, जस्ट राइट इट डाउन दैट फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स पर यूनिट area is known as what is known as pressure. Okay जी, the gravitational field strength is given. ठीक है, हो क्या रहा है, the density of the water in the lake is this at a depth of 25 meters beneath the surface of the lake. The total pressure बहुत जरूरी है, implying total pressure कितना है, the total pressure is 3 into 10 की power 5 pascals. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है प्रेशर बता दो ड्यू टू द 25 मीटर ऑफ वाटर। प्रेशर, ये जो फॉर्मूला लिखवा है, ये प्रेशर ऑफ अ प्रेशर इन सॉलिड्स होता है। प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला अलग होता है, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर रो इज बेसिकली डेंसिटी, जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड एच इज डेप्थ। आई होप ये तीनों चीजें हमें गिवन है। प्रेशर इज इक्वल्स टू रो, रो ऑब्वियसली ये मुझे गिवन है टॉप पे 1000। आगे जी इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब जी की जो वैल्यू होगी वो हम 10 यूज नहीं करेंगे, फॉर फ्रॉम दिस ईयर वी विल यूज 9.8 न्यूटन पर केजी।
ठीक है, बट सिंस दिस पेपर इज ओल्ड, 2021 का पेपर, 2020 का पेपर है, तो हम इसमें यही वैल्यू यूज करेंगे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव टू यूज 9.8 न्यूटन पर केजी की वैल्यू। ओके, और द डेप्थ इज 25. It appears to be the total pressure is 2.5 into 10 की power negative 5 pascals. ये थोड़ा सा प्रेशर भी इसमें रिलेटेड था, प्रेशर का टॉपिक, तो प्रेशर भी बहुत इजी टॉपिक है। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके जी, इसको समझने के लिए आए हम बनाते हैं एक ड्राइंग। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वाटर है, ठीक है, एंड द डेप्थ इज ऑलरेडी मेंशन्ड, द डेप्थ ऑफ दिस लेक इज 25। मैं यहाँ पे खड़ा हूं इस लेक के 25 मीटर नीचे डेप्थ पे मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। मुझ पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियसली मेरे ऊपर जो लगेगा प्रेशर, वो प्रेशर, दो प्रेशर होंगे, एक तो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड और दूसरा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। दो प्रेशर होंगे, एक मेरे पास जो प्रेशर लग रहा होगा वो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड होगा, तो आई कैन से दैट टोटल प्रेशर एट total pressure at D is equals to 25 is equals to pressure of liquid plus atmospheric pressure. We know total pressure, which is already given at the top, which is 3 into 10 की 3.5 into 10 की power 5. So we will write this value 3.5 into 10 की power 5. The pressure of a liquid हमने at 25 निकाल चुके हैं. This is 2.5 into 10 की power 5 plus atmospheric pressure निकालना है, इसको हम AP करके लिख देते हैं. So यहाँ पे प्लस हो रही है, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएंगी, तो the total will be 1 into 10 की power 5. The atmospheric pressure comes out to be 1 into 10 की power 5. अच्छा जी, at 1 times 10 to the power of 5 पास्कल या yes obviously पास्कल के अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं या बस पास्कल लिखें? प्रेशर का SI यूनिट इज पास्कल्स, तो ऑलवेज यूज पास्कल्स। ठीक है। An underwater depth gauge contains a small container as shown in this. The piston is free to move. All right. Underwater मैंने ये गेज ले दिया, इसमें एक कंटेनर है that is attached with the piston. The outer face of the piston is connected with the water. Okay. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे basically पानी है, ये पूरा जितनी भी बाहर चीज जगह है, this whole is water. All right. As the depth gauge is lowered into the water, the piston moves into the cylinder. हो क्या रहा है? मैंने डेप्थ को बढ़ाया, मैं पहले 25 मीटर पे था, अब लेट्स सपोज मैं 50 मीटर पे चले गया, तो हो क्या रहा है? द पिस्टन इज मूविंग इनवर्ड्स, लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है. द पिस्टन मूव्स इनटू द सिलेंडर. दिस मूव्स अ नीडल ऑन अ डायल टू इंडिकेट द डेप्थ ऑफ द गेज इन द वाटर. ठीक है, ठीक है. Explain why the piston moves into the cylinder. Can you tell me the answer? Why this piston is moving towards the left? Why? Pressure is increasing क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला है H rho G, तो अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर एक्टिंग ऑन द आउटर फेस ऑफ पिस्टन इज गोना इंक्रीज, इसलिए जब प्रेशर ज्यादा है तो अंदर जाएगा. बात आपकी बिल्कुल सही है, बस आपने जस्ट यू हैव टू यूज अ वर्ड फोर्स. ठीक है, फोर्स का भी आपने अल्फाज इस्तेमाल करना है. आ जाए इसका आंसर लिख लेते हैं. हमें पहले पता है एज डेप्थ इंक्रीजेस
the pressure on piston increases. जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, when the pressure is increasing, और ये प्रेशर कहाँ इंक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली आउटर से, इस जगह पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अंदर प्रेशर को कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अल्टीमेटली जब वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट इज फिर प्रेशर जाके चेंज होगा, बट हम रीजनिंग क्या देंगे? द प्रेशर ऑन पिस्टन इंक्रीजेस since the force is directly proportional to pressure, the inward force increases. यहाँ पे बात समझ आ गई आपको? ऑब्वियसली यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही होंगी इनिशियली। इस अगर मैं सब कुछ मिटा दूं, एक प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस जो कि आउटवर्ड्स होगा, एक प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस वाटर यूं होगा, ठीक है। बट जब प्रेशर बढ़ रहा होगा, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे होंगे, जब हम इसको डेप्थ इंक्रीज कर रहे होंगे, प्रेशर बढ़ रहा होगा, सो वी कैन से कि इस वेक्टर का बेसिकली, ये वेक्टर जो था, ये वेक्टर शो कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड यू कैन सी कि जो रेड वाला लाइन है दैट इज बिगर, विच इज शोइंग कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सो आई कैन से दैट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विल बी इनवर्ड्स। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, the temperature of the gas does not change as the piston moves into the cylinder. Okay, explain what happens to the pressure of the trapped gas as the piston moves into the cylinder. Explain in term of molecules. Always remember this, जब वो एग्जामिनर आपको बोल देगे अल्फाज आपने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में देना है, तो आपने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में देना है। तो कह रहा है टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है? प्रेशर आई वो पूछ रहा है प्रेशर होगा क्या बेसिकली? एनी आइडिया? प्रेशर इंक्रीज क्योंकि एरिया फोर्स सेम है लेकिन एरिया कम हो रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए रेहान, एरिया की बात हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एरिया जो होता है वो बेसिकली सॉलिड्स में होता है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली फॉर सॉलिड्स है। यहाँ पे गैसेस पे बात हो रही है, ठीक है। तो गैसेस पे हम वॉल्यूम देखते हैं। आपको मैंने बॉयज लॉ वगैरह भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि होगा क्या, कि जब ये क्लोजर हो जाएगा, लेट्स सपोज द पिस्टन हैज मूव्ड दिस, यहाँ पे एज कंपेयर टू द प्रीवियस द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह क्या होती है? बेसिकली मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन्स हो जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी। ओके, चलिए। What happens to the pressure? Pressure increases. मैं इसको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ। प्रेशर इंक्रीजेस, more number of molecules per unit area, more number of molecules per unit volume कह सकते हैं इसको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? मोर कोलिजन्स होंगी, मोर कोलिजन्स होंगी।
अच्छा, यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टुगेदर। अभी हमारा पूरा जवाब बन गया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर टुगेदर, देयर विल बी मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन। जब मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन होंगी पर यूनिट एरिया, प्रेशर विल इंक्रीज। अच्छा जी, at the surface of the water the volume of the trapped gas in the depth gauge is V naught. On figure 8.2 sketch a graph to show how the volume of a trapped gas decreases as the gauge is lowered into the water. कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली उस जो हमारे पास कंटेनर था इसको मैं मजीद नीचे लेके जाऊंगा, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू जब मैं इसकी डेप्थ या हाइट इंक्रीज करूंगा। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? तो सीधी लाइन नहीं होगी, जो कर्व्ड कर्व्ड होगी तो नीचे जितना जाता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है वॉल्यूम कम होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब देख लें रिलेशन क्या है। मैंने आपको रिलेशन बताया है ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पूरा बात कर ली कि वॉल्यूम कम हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब वो मुझसे ग्राफ बनाने को पूछ रहा है, बट यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे ये डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ को के साथ क्या रिलेशन ऑफ वॉल्यूम। भाई सिंपल सी चीज है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ऑफ प्रेशर, ठीक है। रो, रो क्या थी, डेंसिटी। ऑब्वियसली वाटर एक ही है, डेंसिटी इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इसको हटा ही देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट प्रेशर is directly proportional to H. Pressure is directly proportional to H. और हमें पता है प्रेशर जो है that is inversely proportional to volume. तो I can replace this H with this P with H. तो मैं ये कह सकता हूँ H is inversely proportional to volume. तो इसका जो ग्राफ बनेगा that will be decreasing as the height increases, as the depth increases, the volume will decrease. जिस तरीके से मैंने आपको बॉयज लॉ में इसका टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। यहाँ पे कोई सवाल? नहीं। ओके जी। द इंस्ट्रक्शन for the depth gauge state that each time it is used, the needle of the dial must be reset to zero at the surface of the water. थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकल वो है, आप खुद विजुअलाइज करें। आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास एक गेज है, आप इस गेज को क्या कर रहे हैं, आप जब समंदर में जब लेक के अंदर लेके जा रहे हैं, तो एज यू कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, एवरी टाइम यू सेट दिस डायल टू जीरो। क्यों करना पड़ रहा है आपको? ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी शुरू में ही दैट जब मैं सरफेस पे होऊंगा, मुझ पे लगने वाला जो प्रेशर होगा दैट विल बी ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब मैं लेक के अंदर चले जाऊंगा तो दो प्रेशर लगेंगे मुझ पे, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। अब वो कह रहा है रीसेट क्यों करना पड़ रहा है भाई, सिंपली रीसेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि शायद एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो चेंज हो गया,
ठीक है, आप नीचे गए दोबारा आए तो क्या पता, जाहिर है एटमॉस्फेरिक चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमेशा वो वही वैल्यू नहीं मिलेगी हमें गेज पे, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें इसलिए रीसेट करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एयर ट्रैप्ड इन द डेप्थ गेज इंक्रीजेस। यहाँ पे क्लियरली ये बात कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ एयर ट्रैप्ड in the depth gauge increases, the density of the water remains constant. Explain in term of molecule of the water why the density of the water remains constant. Yes, any idea about it? Mass or volume water of water remains constant. नहीं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो हम रिलेशन देख रहे हैं ना, वो पूछना क्या चाह रहा है उसने, हमसे बेसिकली कंपैरिजन करने को बोला है कि आप कर लो एयर को और वाटर को कंपेयर कर लो। ठीक है, वो कह रहा है कि वाटर की डेंसिटी क्यों कांस्टेंट है एज कंपेयर टू एयर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एयर में हम एयर को हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं एज कंपेयर टू, अब कंप्रेस की बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है, हमें पता होना चाहिए डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। मास तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है। ठीक है, हम डेंसिटी वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कब चेंज होगा, आइदर वी आर कंप्रेसिंग इट और एक्सपेंडिंग इट। जब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, सो आई कैन से दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब वाटर का वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों है, एयर का तो चेंज हो रहा है, एयर का वॉल्यूम चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इजिली कंप्रेसिबल है। यहाँ पे हम बात रीजन ये लिखेंगे, इन लिक्विड या इन वाटर the molecules are closer together as compared to air, या गैस लिख दूं as compared to air। ठीक है, जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, ऑब्वियसली ये फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब मैं इनको कंप्रेस करना चाहूंगा, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्जन, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। वो रिपल्जन फोर्स जो है वो बेसिकली मुझे रोकेगी टू चेंज इट्स वॉल्यूम, दैट इज व्हाई द डेंसिटी इज कांस्टेंट। द रिपल्जन फोर्स is greater in liquid। ये हमारे पास एक सवाल है जो कि थर्मल फिजिक्स का, तो थर्मल फिजिक्स का कंप्लीट। आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो। कोई क्वेश्चन? नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें। जी जी समझ आ गया। ओके, बस एक हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ ओनली, ठीक है, 3 से 4 मिनट है। हम ये सवाल जहां तक हो सकता है हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके जी, अ स्मॉल, ये उसी पेपर का पार्ट है, विंटर 20, क्वेश्चन पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 9।
A small glass measuring cylinder of oil is placed inside a freezer where the temperature is this. Obviously यहाँ पे मुझे दिख रहा है the temperature is decreasing, so I can say कि क्या है, ये मेरे पास एक cooling curve है, cooling curve of oil, क्योंकि ऑयल को वो फ्रीजर में जाके रख रहा है where the temperature is -118. show how the temperature varies with the time. ठीक है जी. Figure 9.1 shows that it takes 700 seconds for the temperature to decrease from 20 to 10. जल्दी जल्दी इसको करते हैं. ये 20 to 10 इसमें कह रहा है, ये 700 seconds ले रहा है. All right. But that it takes 1900 to decrease from 0 to -10. 0 to -10 में कितना टाइम ले रहा है? 1900 seconds. All right. कह रहा है why these times are different. अब यहाँ पे मैं आपको थर्मल फिजिक्स का एक और बहुत मेन कॉन्सेप्ट देने लगा हूं, उसको समझ लें हमेशा. अब होता क्या है? ऑब्वियसली जब मैं किसी चीज को हीट करता हूं या किसी से हीट या किसी को फ्रीज कर रहा होता हूं, देयर इज अ चेंज ऑफ हीट. ठीक है, लेट्स सपोज हम हीटिंग पे बात कर लेते हैं. ये मेरे पास आइस है, इसको मैंने यहाँ पे हीट पे लगा. ठीक है, क्या होगा? ऑब्वियसली मेरे पास एक रूम टेम्परेचर है, बल्कि इसको हम हीट नहीं करते, इसको रूम टेम्परेचर पर रख लेते हैं, फिर देखते हैं होता क्या है. ये रूम टेम्परेचर कितना है? इसका रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होगा? हमारा जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है. और ये सॉलिड है और आइस है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा? क्या होगा? मेल्टिंग होगी. देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ होती है? हमेशा ट्रांसफर ऑफ हीट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन. हीट ट्रांसफर होती है तो किसी ना किसी रेट से होती है. वो बेसिकली डिफाइन, वो हमसे पूछना, द एग्जामिनर वांट्स टू डिफाइन द रेट ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. अच्छा जी, अब यहाँ पे समझ लें हो क्या रहा है. जो इनिशियल टेम्परेचर होगा, यानी मैं कह सकता हूँ जब हम उसको फ्रीजर में रखे होंगे, तब उसका कोई ना कोई एक इनिशियल टेम्परेचर होगा ऑफ दैट ऑयल. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑयल और जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर है, उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज मच ग्रेटर. फ्रीजर का जो टेम्परेचर है दैट इज 18. अब रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. यहाँ पे मैं चीजें लिख देता हूं. हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन, सबसे पहली चीज. सेकंड, रेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. जितना ज्यादा रेट टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा रेट होगा. अब आ जाएं, कंपैरिजन कर लेते हैं. भाई फ्रीजर का टेम्परेचर -18, इनिशियली ऑफ दैट ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री. यानी एक चीज है जो कि 20 से -18 में रखी जा रही है. ठीक है, 20 से -18 पे देयर इज अ हाई डिफरेंस टेम्परेचर. तो शुरुआत में इनिशियली, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा होगा. कम टाइम पे यू कैन क्लियरली सी एट 700 टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो गया? 10 डिग्री का फर्क है दोनों में. यहाँ पे भी 10 डिग्री का फर्क है, बट मसला क्या है? 1900 सेकेंड्स ले रहा है. यहाँ पे रेट ज्यादा है, रेट इज हायर. यहाँ पे रेट इज स्लोअर. द रीजन इज टेम्परेचर डिफरेंस. आ जाए, इसका आंसर लिख लेते हैं.
initially the temperature of oil and freezer is larger. होगा क्या? When the temperature of oil decreases, ऑब्वियसली पहले 20 पे है, जब मैं फ्रीजर पे रख दूंगा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहले 15 पे आया होगा, फिर 10 पे आया होगा, फिर अल्टीमेटली जाके -18 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कम होता रहेगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर डिक्रीजेस, द टेम्परेचर, द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीजेस। ये बात समझ आ रही है आपको या मैं दोबारा रिपीट करूं? पहले तो मुझे यहाँ पे ये बता दें, इज एवरीथिंग क्लियर? जी जी। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से डिपेंड करती है, और ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से टाइम ज्यादा है। ऑल्दो द टेम्परेचर चेंजेस 10 डिग्री बट टाइम रेट स्लो है। Explain what happens to the molecule of the oil and what happens to the level of the oil in the glass remaining as the temperature decreases from 20 to 0। बहुत इजी है। what happens to the molecule of oil, molecule of oil को क्या हो रहा होगा और लेवल को क्या हो रहा होगा ऑफ ऑयल। जाहिर है मेरे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर है, कहाँ डाल, मेजरिंग सिलेंडर है, ओके, मेजरिंग ट्यूब बना दी मैंने इसको। मेजरिंग सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मेरे पास एक ऑयल है, ठीक है। मैं जब इसको ठंडा कर दूंगा, जब मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, इसका जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्या होगा भाई? मैं सपोज कर लेता हूँ ये लिक्विड में था, अब ये सॉलिड में जाएगा, तो आई कैन से दैट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। मॉलिक्यूल कम क्लोजर मतलब ऑयल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द लेवल विल डिक्रीज। तो हमें ये तो पता चल गया कि लेवल डिक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स से हम बात कर लेते हैं, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। पहली चीज, द लेवल ऑफ ऑयल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई? लेवल क्यों डिक्रीज हो जाएगा? लेवल इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। आगे बढ़ते हैं जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया था ऊपर, मैंने जो शुरू में बताया था, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा वो होती है जहां पे कांस्टेंट लाइन आती है, दैट कांस्टेंट लाइन इज -10 डिग्री। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? -10 डिग्री। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल डज नॉट चेंज बिटवीन दिस। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा? इसका मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है प्रीवियसली कि क्या हो रहा होता है। यस, व्हाई द टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा? इसका मैं आपको सिंपली जवाब दे देता हूँ। द
ऑयल इज टर्निंग इनटू सॉलिड, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें दिख रहा है कि दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट में जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो हो वो सॉलिड टू लिक्विड हो, इट्स आइदर वेज, ठीक है। फ्रीजिंग को भी हम कहते हैं बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, जो हमारे पास जो ऑयल है जो कि लिक्विड में है, इट फ्रीजिंग डाउन, ठीक है। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होंगी, फोर्सेस इंक्रीजेस, ऑयल सॉलिडिफाई हो रहा है। मैं बुलेट पॉइंट में समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एक और बहुत जरूरी चीज जो कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जरूर देंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है बिकॉज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कम